जिसका जिक्र पूरे देश में हो रहा है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किस तरह से पूरे देश में किया जा रहा है, वसूली के लिए ईडी का इस्तेमाल कैसे कर रही है भारतीय जनता पार्टी और पिछले कई सालों में कैसे किया है, उसका एक उदाहरण और बड़ा उदाहरण हरियाणा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। वो लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। जब से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को हमने मैदान में उतारा कुरुक्षेत्र से, तब से हमारी टीमें कुरुक्षेत्र लोकसभा के गांव-गांव में जा रही हैं और हर जगह पर लगभग बहुत जबरदस्त विरोध भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रचार के लिए भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसा विरोध लगातार देखने को मिल रहा था और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं था। उसके बाद नाम आया नवीन जिंदल जी का। 20-25 दिन तक लगातार ये उहापोह चलती रही। नवीन जिंदल जी के परिवार की तरफ से मना करते रहे कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खबर उड़ाई जाती रही कि चुनाव लड़ेंगे नवीन जिंदल। और जिस तरीके से ज्वाइनिंग हुई उसके आधे घंटे के बाद लिस्ट में नाम आया, वो आप सब ने देखा। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि खुद कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको लुटेरा कहा हो, जिसको भारतीय जनता पार्टी कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताती रही हो, जिसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने सबसे बड़ा कोयला चोर बताया हो, ऐसे व्यक्ति को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र का लोकसभा चुनाव का टिकट क्यों दिया? क्या ऐसे कारण रहे और कैसे वॉशिंग मशीन में धो करके साफ करके नवीन जिंदल जी को यह टिकट दिया गया? इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। बताया जाता है कि जिंदल जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था, लेकिन ईडी के जोर पर जबरदस्ती एक तरीके से किडनैप करके उनको चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। जो मजबूरी का उम्मीदवार हो, जो मजबूरी में चुनाव लड़ रहा हो, वो जनता की क्या सेवा करेगा, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है। और इसलिए उनके अनाउंसमेंट के बाद भी कुरुक्षेत्र में किसी तरीके का कोई बज़ क्रिएट नहीं हुआ, लोगों के अंदर किसी भी तरीके का कोई रुझान नहीं है उनको लेकर। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कैसे लोकतंत्र के ऊपर ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ईडी ने अप्रैल 2022 में जिंदल जी के ठिकानों पर छापा मारा। नवीन जिंदल जी की कंपनियों पर, उनके ठिकानों पर एक बहुत बड़ी छापेमारी हुई। उसके बाद 2023 में नवीन जिंदल जी ने अपनी पार्टी कांग्रेस में जब वो थे तो अपनी पार्टी को तो दिया 2 करोड़ रुपए चंदा और भारतीय जनता पार्टी को दिया 25 करोड़ रुपए चंदा। यह इतिहास में शायद पहला ऐसा उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ के राइवल पार्टी को चंदा दे रहा है। लेकिन उसका असर देखने को मिला तुरंत प्रभाव से कि 9 सितंबर 2023 को नवीन जिंदल जी को विदेश यात्रा की अनुमति मिल जाती है कोर्ट से, ओमान और यूएई जाने की अनुमति मिल जाती है। 12 अक्टूबर 2023 को अमेरिका, इंग्लैंड और यूएई जाने की अनुमति मिल जाती है। 23 जनवरी 2024 को अमेरिका, यूके और जर्मनी जाने की इनको अनुमति मिल जाती है और सीबीआई इनकी जमानत का कोई विरोध नहीं करती है। यह सरासर समझ में आता है कि एजेंसीज का किस तरीके से उगाही करके, चंदा लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दुरुपयोग किया। जिंदल जी ने कुल मिलाकर के कांग्रेस में रहते हुए भी 73 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। वो किस लिए दिया? ईडी और सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दिया, उन केसेस को सेटल करने के लिए दिया और अब उसी मजबूरी में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला भी किया। लेकिन लोगों के समक्ष ये सारी चीजें साफ हैं और हम भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मजबूरी में आप नवीन जिंदल जी को एक तरीके से किडनैप करके या ईडी के जोर पर ले तो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये स्पष्ट करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिसको आप कोयला चोर कहते थे, कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड कहते थे, जिसको प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में आके ही लुटेरा कह करके गए, उस नवीन जिंदल को आखिर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी थी कि उनको कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारना पड़ा? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में, पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का मुकाबला कर सके? क्या इससे यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को उधार में एक उम्मीदवार लाना पड़ा जिसको जबरदस्ती ईडी और सीबीआई के जोर पर यहां चुनाव मैदान में उतारा गया है? हम भारतीय जनता पार्टी से यह भी पूछना चाहते हैं कि क्या लोकतंत्र में उनका विश्वास
पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो वो तानाशाही पर उतर आए हैं, हमने तो सुना था भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 पार करेंगे। अगर 400 पार कर सकते तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, तो पहले 400 ही पार कर लेते, उसके बाद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल देते, हम सबको भी जेल में डाल देते। कम से कम 5 साल तो जेल में हमको रहना पड़ता, क्योंकि आपकी बहुमत की सरकार होती। लेकिन आपको 400 पार का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको 40 पार का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, सारे विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज को ईडी के, इनकम टैक्स के समन और नोटिस भेजे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सारी लीडरशिप को जेल के अंदर डालना चाहते हैं। हमारे बड़े बड़े नेता, पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है, वो ऑलरेडी जेल में हैं। आज फिर समन दिया गया है। और जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, कैलाश गहलोत जी, आज उनको समन दिया गया है। उनसे भी पूछताछ होगी, उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी होगी, यह हमें पहले से ही मालूम है। तो क्या पूरी विरोधी लीडरशिप को जेल में डाल के, उनके अकाउंट फ्रीज करके, तब मोदी जी चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या यही उनका कॉन्फिडेंस है? ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पे बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना प्यार, अपना विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। इसलिए ये आनन फानन में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग करके सारे विपक्ष को पूरी तरह से अपंग कर दिया जाए, उनको चुनाव लड़ने के काबिल ही ना छोड़ा जाए, और उसके बाद अकेले दौड़ते हुए मोदी जी ये चाहते हैं कि वो ये कहें कि मैं अकेला दौड़ रहा था और फर्स्ट आया हूं। ऐसी सिचुएशन मोदी जी लाना चाहते हैं। लेकिन अब जो हालात बने, उसमें देश की जनता ने यह फैसला किया है कि चाहे कोई पार्टी के नेता जेल से बाहर रहे या ना रहे, चाहे किसी पार्टी के पास पैसा खर्च करने को हो या ना हो, अब ये चुनाव जनता लड़ेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक उम्मीदवार की जमानत जब्त कराएंगे। कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जिन उम्मीदवार को वो लेकर के आए हैं, वो जबरदस्ती लगभग किडनैप करके लाए गए उम्मीदवार हैं। वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर उन्होंने ही कभी कोयला चोर होने का, कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी में कोई भी उम्मीदवार न मिलने पर लास्ट मिनट एंट्री देकर के उनकी टिकट की घोषणा की गई है। इसलिए कुरुक्षेत्र की जनता ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है कि मजबूरी के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, मजबूती वाले उम्मीदवार को जिताएंगे। सुशील गुप्ता जी इस वक्त एक ऐसे उम्मीदवार कुरुक्षेत्र लोकसभा में हैं जिसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए कभी डमी उम्मीदवार लेकर के आते हैं, दूसरे वोट कटुआ उम्मीदवारों को उतारते हैं, और कुछ और वोट कटुआ उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं। हम खुली चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आपके पास ईडी, सीबीआई, डमी उम्मीदवार, जो भी हथियार हैं सब चला लीजिए, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ेगा।